नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आप सभी का स्वागत है। हम अपने खास कार्यक्रम में आज बात करने वाले हैं हार की हताशा या हताशा की हार। दरअसल मध्य प्रदेश के जो लोकसभा चुनाव परिणाम आए हैं और उन चुनाव परिणामों में देखा जाए तो कांग्रेस लोकसभा की 29 सीटें हार गई है। हालांकि यदि हम देखा जाए कि चुनाव लड़ा था 27 पर कांग्रेस ने, तो 27 सीटें हारी हुई है, लेकिन पूरी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते पर गई हैं। और इस पर कांग्रेस के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। कोई ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहा है, कोई अपनी हार का कारण लाडली बहनों को बता रहा है तो किसी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रशासन ने प्रचार किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने इशारों ही इशारों में प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को हार की जिम्मेदारी लेने की बात भी कही है। दरअसल कांग्रेस की करारी हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कमियों में सुधार की बात तो की है, लेकिन अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। 4 जून को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, तब जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम सभी ने एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा और अच्छे परिणाम के लिए प्रयास किए। विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद जिस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई हैं, तो मैं यह कह सकता हूं कि सरकार के धन और बल के प्रयास सफल हुए। उन्होंने कहा कि पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मैं लोकसभा चुनाव के नतीजों को सिर झुकाकर स्वीकार करता हूं और इन परिणामों की जिम्मेदारी लेता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी आत्ममंथन के साथ बदलावों के लिए तैयार है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लोकसभा की सभी सीटें क्यों हारी है, इस सवाल का जवाब तो कांग्रेस भी ढूंढ रही है। कांग्रेस प्रत्याशियों ने अपनी हार के कई कारण गिनाए हैं, लेकिन उन सब कारणों में 4 बातें लगभग एक जैसी रही हैं, जिनमें सबसे पहली बात है कि संगठन कमजोर रहा, दूसरा लाडली बहना और पीएम आवास योजना का असर, तीसरा ईवीएम में धांधली और चौथा प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग। क्या कांग्रेस के देखा जाए कि कांग्रेस की जो हार हुई है उसके यही कारण है या फिर कुछ और हैं? और हर प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में हुई हार के अलग अलग कारण बता रहा है। ये हताशा की हार है या हार की हताशा है, इस पर हम विमर्श करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सचिन के वर्मा जी। सचिन के वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह दीपू जी हमारे साथ हैं। प्रदीप सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में। साथ ही राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार विलक्षण सक्सेना जी हमारे साथ हैं। विलक्षण जी, आपका भी स्वागत करते हैं। और सबसे पहले प्रदीप सिंह जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कांग्रेस प्रत्याशियों के अलग अलग कारण सामने आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि संगठन कमज़ोर रहा, किसी ने कहा कि टिकट देर से मिली, किसी ने कहा कि हमको संगठन ने अकेला छोड़ दिया, कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार के लिए नहीं आया, किसी ने कहा कि ईवीएम में धांधली हुई है, किसी ने कहा है कि लाडली बहना का यह असर दिखाई दिया है, किसी ने कहा है कि मोदी और अमित शाह ने उनके क्षेत्र में प्रचार करने आए और माहौल बदल दिया है। वास्तव में यदि देखा जाए, यदि हम प्रत्याशा की बात करें, यदि हम समीक्षा की बात करें, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार को लेकर के कौन से कारण आप गिना सकते हैं, या समीक्षा में आपके पास क्या टिप्पणी है? जी नमस्कार। ये बात सही है कि जब चुनाव की हार होती है तो उसके कई कारण होते हैं और अपने अपने हिसाब से जो कैंडिडेट होते हैं तो कारण बताते हैं, और सभी जगह एक कारण नहीं होता। हाँ। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल में समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को जो जनादेश दिया है उसका मैं सिर झुकाकर सम्मान करता हूँ। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को निराशाजनक परिणाम देखने को मिला है, उसका भी मध्य प्रदेश की जनता ने भी जो जनादेश दिया है उसका भी मैं सम्मान करता हूँ, स्वागत है उसका भी। लेकिन जो उम्मीद थी हमको, उम्मीद के विपरीत परिणाम आए हैं, तो एक चिंता का विषय है। और हार से हम एक न निराश है न हताश है जी। चिंता जरूर है और उसकी समीक्षा हो रही है। हमारे नेताओं ने भी कहा है, आज वर्किंग कमेटी की बैठक थी दिल्ली में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा है जी कि जिन राज्यों में हमारी हार हुई है उसमें भी हम समीक्षा करेंगे, भविष्य में रणनीति तय करेंगे और जो आवश्यक कदम होगा उठाया जाएगा। मेरी एक जिज्ञासा है प्रदीप सिंह, एक छोटी सी जिज्ञासा है। जैसे हमने कहा कि ये हार की हताशा में जो बयान आ रहे हैं, कोई ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहा है, कोई कह रहा है प्रशासन ने प्रचार किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो वास्तव में ये हार की हताशा में बयान आ रहे हैं या फिर हार ही हताशा के कारण हुई है?
नहीं, हार की न हताशा है, न हार ही हताशा है जी पूरे चुनाव को हमको व्यापक परिप्रेक्ष्य पर लेना चाहिए। तो जी कांग्रेस का परफॉर्मेंस पूरे देश में अच्छा रहा इस बार, हाँ और जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया, एनडीए पर भरोसा किया है। हाँ, मध्य प्रदेश में हमको हार मिली है, उसकी समीक्षा हमारे नेता कर रहे हैं। माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया भी बोल रहे हैं कि नहीं, समीक्षा होनी चाहिए। उन्होंने साफ कह दिया है कि ये शीर्ष प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदारी लेनी चाहिए हार की, अजय सिंह ने कहा है। और हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने भी कहा है कि हम समीक्षा करेंगे, चिंतन करेंगे, बैठक करेंगे, ठीक है। और जो आवश्यक होगा, चाहे संगठन स्तर पर होगा, चाहे सुधार करेंगे। ठीक है, वापस लेकिन आता हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर जो एक जनादेश इस बार जनता ने दिया है, हाँ। तो ये हार जीत का जनादेश नहीं है, ये जनादेश देश के लोकतंत्र बचाने का दिया है। और स्पष्ट जनादेश इस बार देश की जनता ने दिया है कि एक व्यक्ति की मनमर्जी मनमानी देश पर नहीं चलेगी। देश पर सहमति से, बातचीत के तरीके से और चर्चा से कोई रास्ता निकाला जाएगा, थोपा नहीं जाएगा। चलिए ठीक है, वापस आता हूँ। जनादेश का आपने सम्मान किया, अच्छी बात है, लेकिन वापस आता हूँ आपके पास में। सचिन के वर्मा जी, आपसे जानना चाहता हूँ, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, वो उनका ये कहना है कि ईवीएम पर ठीक रफोड़ा, कि ईवीएम में धांधली हुई है, और कहीं कांग्रेस ने ये भी कहा है कि प्रशासनिक व्यवस्था का दुरुपयोग किया है भारतीय जनता पार्टी ने। खुद जीतू पटवारी ने कहा कि धन के प्रयोग का और बल के प्रयोग का फायदा मिला है मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को। देखिए सूरज जी, कांग्रेस की ये हमेशा एक नीति रही है कि वो भ्रांति फैलाने का काम करती है। अब इस बार इनका जो सबसे बड़ा जो एक मुद्दा था ईवीएम का, जिसकी उन्होंने तैयारी करके रखी हुई थी कि जो हार का ठीकरा है वो ईवीएम के ऊपर फोड़ना है, पूरे देश के स्तर पर वो तैयारी थी। लेकिन वो मौका कांग्रेस से छीन लिया गया। तो वो मौका जाने के बाद में अब अलग अलग सुर निकल रहे हैं कांग्रेस के। अब उनको अपनी धरातल की जो वास्तविकता है उसका आभास हो चुका है कि उनके धरातल से है, जमीन खिसक चुकी है। उनकी कहीं कोई जो है जनता के बीच में कोई क्रेडिबिलिटी कहीं बची नहीं है। जनता में उनका जो झूठ है वो स्थापित हो चुका है कि कांग्रेस जब भी सत्ता में आती है तो वो जनप्रिय या जन लोक कल्याणकारी कार्य से बचती है। वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करती है जो जनता हित के हितैषी हो। अगर कांग्रेस ने हिमाचल में अगर कोई गारंटी ली थी तो आज तक हिमाचल प्रदेश की वो गारंटी पूरी नहीं हुई है। आज कर्नाटक में इन्होंने अगर नारी सम्मान की बात की थी योजना लागू करने की, तो वो आज तक इन्होंने लागू नहीं की है। तो वो जो झूठ है कांग्रेस का, वो पूरी जनता में स्थापित हो चुका है कि कांग्रेस जो है वो कभी भी जनहितैषी भावना से कभी कोई कार्य नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बात जो है हम संगठन के रूप में भाजपा मध्य प्रदेश में जनता तक हम ये बात पहुंचा पाए, और जनता ने कांग्रेस के शासन को भी देखा है। बीच में जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी 15 महीने के लिए, तो उन्होंने जिस तरह से जो है ट्रांसफर इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर दी थी वल्लभ भवन में, और रोज जो है सुबह से शाम तक ट्रांसफर ही होते रहते थे। तो इस तरह का जो भ्रष्टाचार की जो परिकाष्ठा जो लोगों ने देखी थी, और उसी का परिणाम है कि कमलनाथ जी जो है वो अपना गढ़ नहीं बचा पाए। चलिए ठीक है, आपने कहा कि कमलनाथ जी की सरकार जाने की वजह थी कि भ्रष्टाचार थी, लेकिन जिस तरह से हम बात कर रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के, वापस आता हूँ आपके पास में। विलक्षण सक्सेना जी, आपसे जानना चाहूँगा, प्रश्न मेरा वही है जो प्रदीप सिंह जी से था। कांग्रेस को 29 सीटें नहीं मिली, 27 सीटों पर कांग्रेस की हार हुई, भारतीय जनता पार्टी की 29 सीटों पर जीत हुई। ये वास्तव में, जैसा कि प्रत्याशी खुद कह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में कोई बड़ा नेता चुनाव प्रचार करने नहीं आया, अधिकतर प्रत्याशियों का जो कहना है वो उनका है कि संगठन कमजोर रहा, संगठन की मजबूती नहीं दिखी है, लोकल जो नेता रहे हैं उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, प्रत्याशी का साथ नहीं दिया है, इस कारण से कांग्रेस की हार हुई है। ये प्रत्याशी पहले से हताशा में थे, तो वो हताशा की हार हुई है, या जो बयान आ रहे हैं वो हार की हताशा के कारण आ रहे हैं? देखिए सूरज जी, इसके दो पहलू निकल के आते हैं। जी, सर्वप्रथम तो ये होता है कि जैसे इसको अगर एक उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो नाविक सिर्फ उसी दिशा में जाता है जिस तरफ नदी जाती है, और उसके विपरीत तो वो जमीन पे जा नहीं सकता नाव लेकर। एक्चुअली यहाँ पर देखा जाए तो संगठन की, जिस तरह से आप एकदम आपने एक्यूरेटली पॉइंट आउट किया है, हाँ। संगठन के संबंध में जब कांग्रेस की बात आती है और जब लोकल लेवल पे देखा जाता है तो एक पर्सपेक्टिव निकल के आता है, वो ये है कि इस पर्टिकुलर लीडर का, भले ही वो कांग्रेस से हो या बीजेपी हो, इनका फ्यूचर क्या है, और क्या हवा बदलने का कोई रुख इनकी वजह से या इनकी पार्टी की वजह से आता है।
सी जब हम देखते हैं कि कंपैरेटिवली बीजेपी आती है तो बीजेपी में ज्यादातर नेता जीत का फायदा इस बात के लिए उठाते हैं क्योंकि वो उनके लिए ये रहता है कि हवा उस तरफ है, हवा मोदी जी की तरफ है, हवा हिंदुत्व की तरफ है, हवा विकास की तरफ है। वहीं ऑन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो लोगों का इस बात से जुड़ाव करना कि आगे सत्ता में बदलाव होगा या आगे हमारे फेवर में चीज होंगी, इससे क्या वो इतनी इजीली रिलेट कर पाए, क्योंकि जब इस बात से रिलेट करते हैं तो नॉट ओनली कार्यकर्ता बल्कि छोटे समाज में जो एक प्रोमिनेंट लोग होते हैं, जो एक जिनको हम कहते हैं वोट स्विंगर्स जिनको कहलाते हैं, समाज के वो लोग जो पार्टी विशेष के नहीं होते लेकिन वोटों को एकत्रित करने में, वोटों की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने, पीछे करने में फॉर्मुलेट करते हैं, क्या वो प्रोमिनेंटली इसको एक्सेप्ट कर पाए? इसके लिए हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं हो पाया। अच्छा, दूसरी तरफ अगर संगठनात्मक रूप से देखा जाए तो कांग्रेस में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लमैटिक आई है जो सिर्फ स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश में देखी गई है, वो ये है कि लोकल लेवल पे जो लीडर्स की यूनिटी है, साथ साथ स्टेट संगठन के और राष्ट्रीय लेवल पे वो बिल्कुल ही छिंद-बिंद और तार-तार दिखाई दी है। पंजाब में कांग्रेस के पास, सोचिए आप, पंजाब में भी सेम वही स्थिति थी जो उनके विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को अब जनादेश मिला कि पंजाब में भी वो हारे थे, आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ आई, लेकिन उसके बाद भी अब देख रहे हैं हम कि लोकसभा में उन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस लिया, आम आदमी पार्टी को भी वहां पे डिफीट किया। इसका रीजन ये है कि वहां के लोकल लीडर्स हो गए, वो अपने आप में संगठित थे, चाहे आप वायरिंग को ले लीजिए, चाहे आप क्या कहते हैं अमरिंदर सिंह जी को ले लीजिए, ये सब एक साथ संगठित थे, लेकिन ये संगठित रहना हमें मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई दिया। और साथ ही साथ गठबंधन की सरकारों का एक कोई खास असर एमपी में दिखता नहीं है, एमपी में दिखता है काम का असर और हवा का असर। यहाँ ये नहीं कह सकते आप कि हमें अलायंस की कोई पार्टी या गठबंधन की कोई अदर पार्टी हमें बेनिफिट दे दे, जैसे कि तमिलनाडु या कर्नाटका में होता है कि गठबंधन की दूसरी सरकारों के साथ जब प्रॉपर सीट शेयरिंग हुई, तो जैसे तमिलनाडु में ले लें जहां पे मिशन दक्षिण भाजपा का फेल हुआ है, लेकिन वहां पर उन्होंने ये देखा कि डीएमके ने प्रॉपरली कांग्रेस को सपोर्ट किया और कांग्रेस को एक बढ़िया शेयर के साथ सीटें भी मिली। लेकिन एमपी में ये जो एक क्या कहते हैं आंतरिक टसल चलता जा रहा है, कैंटीन कन्वेंसी जो चली जा रही है, और ये लड़ाई जिसका कोई अंत नहीं हो रहा है, चाहे वो कमलनाथ दिग्विजय सिंह जी हो गए हो, जीतू पटवारी जी हो गए, अजय सिंह, इनके बीच में आंतरिक लड़ाई उन लीडर्स को तक इफेक्ट कर रही है जिनका अपने क्षेत्र में ग्राउंड है। कांतिलाल भूरिया ने कहा है कि बड़े नेता अपने जुगाड़ में लगे रहे, उनका सीधा निशाना दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर था कि वो अपने अपने क्षेत्र से बाहर ही नहीं निकले, चुनाव प्रचार नहीं किया, बाहर निकलना था उनका था कि वो अपने जुगाड़ में लगे रहे। ये कांतिलाल भूरिया की टिप्पणी है। यहाँ पे सेल्फिश इंटरेस्ट जो कांतिलाल भूरिया जी ने कहा है ना, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जरूर प्ले करता है, क्योंकि आप देखिए मध्य प्रदेश वो राज्य है जहाँ पे, अगर मैं, क्योंकि आपने कांतिलाल भूरिया जी का नाम लिया, वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा ट्राइबल्स के खिलाफ सेंटिमेंट भी बना। ग्राउंड रियलिटीज ट्राइबल्स के खिलाफ थी। एसटी एससी ओबीसी की लड़ाई भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ कांग्रेस हमेशा लड़ती ही रही है। उसके बाद भी मध्य प्रदेश के दो सबसे प्रोमिनेंट लीडर्स ट्राइबल्स के, वो अच्छे मार्जिन से हार गए हैं। क्या इसके लिए कहा नहीं जाना चाहिए कि कहां संगठन की दिक्कत हो रही है? क्योंकि एक वर्ग विशेष वोट बैंक जो आपका है, अगर वो आपको मध्य प्रदेश में ग्राउंड रियलिटी पे सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हमें आंतरिक, मतलब आप जेनेरिक स्टेटमेंट भी कैसे दे सकते हैं कि हम इसमें मंथन करेंगे, कि हम ईवीएम पे आएंगे, कि हमें लीडर्स ने सपोर्ट नहीं किया? बेस ग्राउंड लेवल पर हम कब तक इस बात के लिए रिलाई करते रहेंगे कि हमारा वोट शेयर घटेगा नहीं, और कब तक ये कह सकेंगे कि पर्टिकुलरली कांग्रेस ये कहेगी कि हाँ, हमारे लिए कोई बड़ा लीडर मेहनत करने के लिए या मदद करने के लिए नहीं आया? ठीक है, आपने जो कहा कि ये जो चीज़ें हैं, अब व्यक्तिगत रूप से आरोप प्रत्यारोप तो चालू हो गए हैं कांग्रेस में, और दूसरी तरफ जो मांग उठाई जा रही है कि अब जीतू पटवारी को इस्तीफा दे देना चाहिए, या कांग्रेस के ही नेता जो है कि उनको नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए, और नैतिक जिम्मेदारी के चलते, नैतिकता के चलते उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस के ही नेताओं में दबी जबान में ये बात अब कहीं ना कहीं सामने आने लगी। लेकिन प्रदीप सिंह जी, क्या आप मानते हैं कि जीतू पटवारी को इस्तीफा दे देना चाहिए, या फिर उन्हें अपना कार्यकाल पूरा करना चाहिए? किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। एक प्रक्रिया है, संगठन में है, हाईकमान ये चाहते हैं, पार्टी ये चाहती है कि जीतू पटवारी से अच्छा कोई काम कर सका है, तो निश्चित उनको विचार करना चाहिए, निर्णय हाईकमान को लेना है। अभी मैं सक्सेना साहब की बातों से जरूर सहमत हूँ जी। संगठन स्तर पर कुछ भी कमियां रही हैं, उसको दुरुस्त करने की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने भी भ्रष्टाचार की बात कही, कमलनाथ के जमाने में भ्रष्टाचार हुआ है, तो इसमें मैं यही निवेदन करूंगा कि भ्रष्टाचार की बात जब भाजपा करती है तो लगता है कि शैतान प्रवचन दे रहा है।
मध्य प्रदेश के लोगों ने व्यापम का महाघोटाला भी देखा है, जिसमें सैकड़ों लोगों की हत्याएं हुई, कोई जांच नहीं हुई। जांच रुकवाने के लिए हाई कोर्ट में वकीलों की फौज खड़ी जाती थी कि सीबीआई से हो। सीबीआई जांच कब हुई है? जब केंद्र की सरकार बदल गई। उन्हीं शिवराज सिंह ने जो सीबीआई जांच रोकने के लिए हाई कोर्ट में वकीलों को फौज खड़ी करते थे, जैसे ही 14 में सरकार बदली है, उन्होंने ही सीबीआई जांच का आदेश दे दिया। तो भ्रष्टाचार की बात भाजपा के मुंह से अच्छा नहीं लगता। प्रदीप सिंह जी 2018 में 15 महीने आपकी सरकार रही, तब क्या व्यापम के लिए आपकी सरकार ने कोई जांच की बात कही, कोई जांच की है? आपने किसी की बात नहीं की, आपकी सरकार के समय गिरफ्तारी नहीं हुई है। देखिए, जांच के नाम पर 10 साल में ही पूरी लिपापोती हो चुकी थी। बताएं ना, जितने लोग थे, जितने साक्ष्य से उनकी हत्याएं हुई, गवाहों की हत्याएं हुई, पूरा विश्व देखा है। भारत नहीं, पूरा विश्व देखा है। और जहां तक मध्य प्रदेश की हारने की बात है, मध्य प्रदेश की हम पिछले 19 में भी हारे थे, हमको 1 सीट, वो भी बहुत कम मार्जिन से छिलवाड़ा। इस बार हम 27 में लड़े, 27 हमको नहीं मिली। ये चिंता का विषय है, पूरी पार्टी हमारी चिंतित है। तो इसके लिए क्या ईवीएम जिम्मेदार है? शायद 10 सेकंड में। हाँ। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी भी मध्य प्रदेश के 7 राज्य 0 में आ गई इस बार। हाँ। जो भारतीय जनता पार्टी दिखाना चाहती थी कि मोदी भारत की जनता से बड़े हैं, तो जनता ने बता दिया कि जनता से बड़ा कोई नहीं है। 400 सीट की बात करते थे, बैसाखी पर खड़ा कर दिया है। हाँ। अब तुमको नीतीश कुमार को भी सुनना पड़ेगा, जो कहते हैं मुसलमानों को हम आरक्षण देंगे। हाँ। आज ही मैं एक न्यूज चैनल में देख रहा था, चंद्रबाबू नायडू का लड़का कहा है कि 4% हम आरक्षण देंगे आंध्र प्रदेश में। अब इस समय न मोदी जी का जवाब आ रहा है, न शाह जी का आ रहा है, जबकि मोदी जी पूरे चुनाव के दौरान पूरे देश को डराते थे कि कांग्रेस आएगी तो हरिजन आदिवासियों को आरक्षण देके चीन के मुसलमानों को दे देगी। ठीक है। कर्नाटक में कर्नाटक में जब इनकी सरकार आई तो उन्होंने निर्णय भी पलटा। ठीक है। अब ये क्या करेंगे आंध्र प्रदेश में? क्या वो निर्णय चंद्रबाबू नायडू को पलटने जा रहे हैं? प्रदीप सिंह जी, मेरे छोटे 2-4 सवाल हैं। मैं चाहता हूँ मेरी जिज्ञासा को शांत हो जाए, दर्शकों की जिज्ञासा भी। जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी जो बात कह रहे हैं कि हार के लिए ईवीएम जिम्मेदार है, उनकी हार के लिए उन्होंने कहा है कि लाडली बहना योजना जिम्मेदार है। आरोप लगाया है सीधा कि प्रशासकीय व्यवस्था जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह ने आकर के माहौल बदल दिया है। कांग्रेस के प्रत्याशियों ने ये भी कहा है कि संगठन ने साथ नहीं दिया है। उनने कहा हमें अकेला छोड़ दिया, हमें टिकट देर से मिली है, हम योजनाओं का जो जनता को लाभ दे रहा है उन तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए हैं। ये जो तमाम चीज़ें हैं, क्या आपको लगता है कि वास्तव में हार के लिए यही चीज़ें जिम्मेदार हैं, या संगठन को जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, वो जिम्मेदारी है? देखिए सूरज जी, ईवीएम की जब बात आती है, हाँ। तो ईवीएम से महत्वपूर्ण है भारत का चुनाव आयोग। हाँ। देखिए किस तरह से चुनाव आयोग को अपने चंगुल में भारत की सरकार ने लिया। पहले एक चुनाव आयोग से इस्तीफा लिया, इस्तीफा उनको देना पड़ा। इस्तीफा देने के बाद 2 चुनाव आयुक्तों को एक दिन नियुक्त करती है सरकार, करती है, और दूसरे दिन ही प्रोग्राम जारी होता है। उसी के बिना सारी चीजें फिक्स थी, जैसे भाजपा के कार्यालय में फिक्स हुआ। हाँ। इसके बाद भी जो चुनाव 2 महीने का दिया गया समय, सारे चुनाव में मोदी को 2 महीने का प्रचार करने का समय दिया। लास्ट में वोटिंग कहाँ होती है? बनारस में। ये सारी चीजों देखने के बाद ईवीएम में क्या है नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग को भाजपा ने वास्तव में हैक कर लिया है। और धन्य है इस देश की जनता ने कि चुनाव आयोग को भी इस बार आईना दिखाया है। ठीक है। और जब चुनाव आयोग की पक्षता पर सवाल उठे, तब चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। पहली बार जब मतगणना आ गई, तो एक चुनाव आयोग देखिए, एक पक्ष से प्रेरित होकर चुनाव आयोग निष्पक्ष होती है, न्यायिक संस्था होती है, सबके लिए होती है। उनका ये बयान था कि ईवीएम गाली देने से बच गई। ये कोई बयान है भारत के चुनाव आयोग का? ये तो भाजपा का बयान हो सकता है। ये मोदी जी ने भी कहा है। प्रदीप सिंह जी वापस आ रहे हैं। एक बड़ी बात आपने कही, सचिन के वर्मा जी भाजपा के नेता है सर, लेकिन चुनाव आयोग भाजपा के नेता आ रहा हूँ। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए हैं प्रदीप सिंह जी ने, सचिन के वर्मा जी ने तो सारी गरिमा को गिरा के प्रचार किया। प्रदीप जी आ रहा हूँ वापस। प्रदीप जी आ रहा हूँ आपकी बात, 2 बातें। एक तो प्रशासन जी, प्रदीप जी आ रहा हूँ आपके पास। प्रदीप जी आ रहा हूँ जी वर्मा जी। प्रदीप जी शांत हो जाइए, मेरा समय है। तो सूरज जी, हम ये बार बार बोलते आ रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्षी दल जो हैं वो लोकतंत्र को किसी भी तरह से बदनाम करने के लिए और कमजोर करने का ही काम कर रहे हैं। कभी ये ईवीएम की बात करते हैं और कभी अब चुनाव आयोग के ऊपर ये आरोप लगाना शुरू हो चुके हैं। तो अब हर बार जब होता है कि इलेक्शन के बाद में
जो है इस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाकर कांग्रेस जो है अपने आप को बचाने का प्रयास करती है, वही ये कार्य कर रहे हैं कि अब जो है चुनाव आयोग का जब प्रोग्राम हुआ, तो जब उसका जो प्रोग्राम उन्होंने घोषित किया, तो कांग्रेस किसी भी तरह से वहां जाके कोई रिप्रेजेंटेशन या उस पर विरोध व्यक्त नहीं करती है। लेकिन जब वो चुनाव हारते हैं कि एक गठबंधन के रूप में जब चुनाव हार चुके हैं, उसके बाद में चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, ईवीएम के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, और इस तरह से लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है उसको पूरे विश्व में बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। तो कांग्रेस को उससे बचना चाहिए और एक देश हित में जो है जो भी परिणाम उनको मिले हैं इस चुनाव के, उसको स्वीकार करना चाहिए और अपनी कमियों को के बारे में विचार विमर्श करना चाहिए कि हमारी कौन सी संगठन की कमियां रह गई। मध्य प्रदेश के कांग्रेस के प्रत्याशियों ने सीधा आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासकीय व्यवस्था का दुरुपयोग किया है और प्रशासन के अधिकारी, प्रशासन के लोग भाजपा का प्रचार कर रहे थे, इसलिए भाजपा जीती। देखिए सूरज जी, ये इस तरह के ओमनिबस स्टेटमेंट जो होते हैं उसका कोई तात्पर्य नहीं निकलता है। अगर कोई स्पेसिफिक ये एलिगेशन लगा रहे हैं तो इस तरह की कोई प्रशासन के ऊपर इस तरह से उंगली उठाना बहुत आसान है, मगर अगर ये किसी भी तरह से स्पेसिफिक रूप से कोई एलिगेशन लगा सकते हैं तो ये बताएं कि कैसा कौन सा घटनाक्रम हुआ है विशेष रूप से जिसके बारे में ये प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं। तो ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ, ना इन्होंने इस तरह की कोई शिकायतें की है जिसका संज्ञान जो है चुनाव आयोग ले पाए। और अब जो कांग्रेस है जो अपनी कमियों को बचाने के लिए इस तरह की जो अनर्गल बातें जो हैं वो कर रही है। कांग्रेस अपनी कमियां छिपाने के लिए अनर्गल बातें कर रही है, लेकिन यहाँ एक बात तो जरूर जाती है, जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे हैं उन्होंने अलग अलग बातें जो सामने आई हैं, अलग अलग तरह की बातें उन्होंने कही कि हार के लिए अलग अलग बातों को जिम्मेदार ठहराया है। एक तरफ ये बात भी आ रही है कि जीतू पटवारी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने तब से कांग्रेस के नेताओं का पलायन लगातार जारी है, क्योंकि कुछ प्रत्याशियों ने ये भी कहा है कि हमारे क्षेत्र के कांग्रेस के नेताओं का भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाना भी हमारी हार का एक कारण है। लेकिन विलक्षण सक्सेना जी, जीतू पटवारी के नाम एक रिकॉर्ड भी हो गया है कि सबसे ज़्यादा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का पलायन भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना उनके कार्यकाल में हुआ है। मध्य प्रदेश में 29 सीटों की हार भी जो है उसका भी जीतू पटवारी के सर पर ठीक रहा है, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। इस पर तंज कसते हुए अजय सिंह ने कहा है कि 2013 की उन्होंने बात कही कि 2013 में चूंकि विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष वो थे, तो जब कांग्रेस हार गई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर ठीकरा फोड़ा गया, मुझे जिम्मेदार ठहराया गया, अब कौन जिम्मेदार है। इस तरह से उन्होंने सवाल भी खड़े किए अजय सिंह ने। तो जीतू पटवारी कितने जिम्मेदार हैं इस हार के लिए, और क्या जीतू पटवारी अब प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे? देखिए, पहली बात तो बने रहेंगे कि नहीं ये तो हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात रही जिम्मेदारी की, तो पूर्ण उनकी जिम्मेदारी है। इस पर्पस से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि देखिए एक बात तो सबसे पहले हमें सबको रियलाइज करना चाहिए कि एक्चुअल जो रीजंस होते हैं, जो हम क्योंकि हम संगठन की बात कर रहे थे, एक्चुअल जो रीजंस होते हैं कि कांग्रेस हार जाती है वो ये है, और भाजपा उसे ब्रांडिसाइज करके साथ में लेके चलती है, वो है बूथ की लड़ाई, बूथ वॉर्स जिसे हम कहते हैं। कांग्रेस एक तरफ आती है तो उनके पास जो कार्यकर्ता, आपने ध्यान से देखा होगा कि जैसे छिंदवाड़ा का ही एग्जाम्पल दें, जब लोगों ने पार्टी स्विच की तो 35-35 हजार लोग साथ में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं, 3-3 हजार लोग अलग क्षेत्रों में एक साथ सदस्यता ले रहे हैं। ये कांग्रेस के वो वर्कर्स हैं जो उनके लिए मुख्य पॉइंट्स पे काम करते हैं। एक ग्राउंड रियलिटी में आपको इलेक्शन डे की बताना चाहूंगा, और इससे तो आप भी सबसे ज्यादा भली भांति आपको इसकी जानकारी होगी। जब पार्टी के खुद के संगठन के लोग बैठते हैं लोगों की जो इलेक्शन पर्चियां बांटने के लिए कि ये आपका पर्टिकुलर बूथ है, आपको यहाँ जाना चाहिए, उसमें से जब सामने वाली पार्टी के लोग होते हैं और कोई एक पर्टिकुलर बहुल क्षेत्र होता है जहाँ दूसरी पार्टी के वोट बैंक ज्यादा होता है, वहां पर तो पर्चियां गायब कर दी जाती है। कई जगह हमने कांग्रेस की एक्चुअल भोपाल की रियलिटी हम देख ले, राजधानी की ये रियलिटी थी कि जहां पर जिन क्षेत्रों में कांग्रेस का वोट बैंक कह सकते थे कि हाँ पावरफुल है, वहां कांग्रेस के वो ही नहीं मिल रहे, आपको बूथ ही नहीं मिल रहे जहां पर वो पर्चियां बांट सके या बता सके। तो पहली बात तो आप अपने वोटर को ही वोटिंग बूथ स्टेशन तक नहीं ले पाए। जहां तक बात रही
इसी कारणवश से एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात चीज आती है जो कांग्रेस ने यहाँ दाव खेलने की कोशिश करी। 27 जो सीट्स पे यहाँ पे कांग्रेस ने कोशिश करी है वो ये है कि उन कैंडिडेट्स को भी इंट्रोड्यूस किया है जो मैदान में नए चेहरे के रूप में उभरेंगे। ये कांग्रेस का एक परीक्षण रहा है कि हम उन लोगों को तो जगह दे ही रहे हैं, साथ ही उन लोगों को भी जगह दे जो संगठन में लंबे समय से हैं, लेकिन अपने आप को एक नए लीडर, यंग खेप की तरह आगे बढ़ा सकते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ऐसे लीडर्स को आपको ग्रो, इंक्यूबेट करना पड़ता है, इनकी मदद करनी पड़ती है, क्योंकि ये अपने बल पे जन समर्थन तो साथ में ले जाएंगे, लेकिन इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए अगर वेटरन लीडर्स, अगर संगठन कांग्रेस का मतलब जो एक पिरामिड स्कीम में जो टॉप पे लोग बैठे हुए हैं जैसे जीतू पटवारी जैसे लोग, अगर इनकी मदद नहीं करेंगे ये बताने में और कार्यकर्ताओं को साथ में नहीं रख सकेंगे, यही छिंदवाड़ा में एक्चुअली हार का सबसे बड़ा कारण भी बना, क्योंकि ये हॉट सीट थी मध्य प्रदेश की। यहाँ दो बातें और जानना चाहूंगा आपसे कि जैसे कि बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा में प्रशासन और धन बल का प्रयोग किया गया है, इस कारण से वहां कांग्रेस के प्रत्याशी को हार मिली, ये आरोप लगाए जा रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज कि क्या अब जीतू पटवारी को पार्टी में ही चुनौती मिलने वाली? बिल्कुल मिलने वाली है भाई। देखिए, आपको अगर आप कोई टेस्ट फेल करेंगे, आप अगर एक कहीं पराजय खाएंगे, तो उसके अतिरिक्त में आपके सामने कंटेस्टिंग लोग तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, जो काफी समय से बेहतर मैनेजमेंट का भी और आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखने का तवज्जो रखते हैं। और कई बारी देखिए, एक डायरेक्ट इंटरफेरेंस केंद्र नेतृत्व का रहा जब जीतू पटवारी जी को बनाया गया मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, जो कई लोगों के आंखों के नासु, जो लोगों को कई बात पची भी नहीं, क्योंकि विचार विमर्श लोकल लीडर से भी नहीं हुआ। और ऐसा कोई फिगर अब क्या कांग्रेस में कह सकती है? ये मैं भी नहीं कह रहा, या आप भी नहीं कह सकते, या कोई और भी नहीं कह सकता। क्या कांग्रेस में प्रदेश में कोई एक ऐसा चेहरा बचा है जिसपे कोई भी लीडर लड़ने की कोशिश ना करे? अगर एक तरफ जातिगत समीकरण रखते हुए भी कोई कांग्रेस के लीडर्स एक तरफ हो जाते हैं, मेरे ख्याल से आप हिंट पकड़ सकते हैं मैं किनकी बात कर रहा हूं। अगर वहां पे एक तरफ हो सकते हैं तो उनको भी सेटिस्फाई हो जाए, साथ ही साथ दूसरा वोट बैंक भी आपका सेटिस्फाई, ऐसा कोई लीडर क्या कांग्रेस कह सकती है बचा है? अब यहाँ पर जब ये चीज नहीं होती और ऐसे छोटे नए लीडर्स को आप इंक्यूबेट नहीं कर सकते, तो आपको पराजय देखनी ही पड़ेगी। और साथ ही साथ कार्यकर्ता, ऐसा समझ लीजिए कि आप 29 रथ तो हैं, लेकिन 29 रथ को चलाने वाले हजारों सैकड़ों सारथी हैं। उन सारथियों को अगर भविष्य नहीं मिलेगा, और एक चीज यहाँ सबसे और इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि आपने कहा कि राजनीतिक बल और प्रशासनिक बल का पूरा इस्तेमाल किया गया है। पहली बात, ये इतिहास में कोई नई चीज नहीं है, ये हमेशा होता गया है और ये हमेशा होता रहा है। लेकिन एक अच्छे लीडर की कैपेबिलिटी ये चीज को जरूर दर्शा देती है कि वो लोकल लेवल प्रशासन से लेके आम तौर में लोगों में एक डर या एक तरीके की एक कुछ ना ये कह सके कि हमारे फेवर में तो काम ना करे, लेकिन एटलीस्ट न्यूट्रली काम करे, ऐसा डर लोकल लेवल का लीडर खुद भी बना सकता है, क्योंकि वो कहता है कि ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ आप ऐसी गलती करने की सोचना भी मत। और ऊपर से जब भी ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे विधानसभा चुनाव के समय में छतरपुर का एग्जाम्पल आया था, रतलाम का एग्जाम्पल आया था, ये तो एक्चुअली नेगेटिव सेंस में काम करते हैं, फिर भी ये फेवर में काम कर गए, मतलब कहीं ना कहीं तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है ना। ये जो मध्य प्रदेश के परिणाम है उस समय आए हैं जब हिंदी बेल्ट के पट्टी में भारतीय जनता पार्टी उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा, लेकिन उसके बावजूद एक्चुअली नोट्स लेने चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो सबसे बड़े सुपरस्टार हैं वो तो आपके क्या कहते हैं, अखिलेश यादव है। इत्र में नहाए हुए अखिलेश यादव ने जो संगठन का सबसे अच्छा परिचय दिया है वो अयोध्या में निकल के आता है कि एक ऐसी पार्टी जिसको तो पूरा का पूरा पोलराइजेशन करके रखा है रिलीजन वाइज में, वो आपके गढ़ में जीत गई। ये टिप्स अगर कांग्रेस मध्य प्रदेश में नहीं अपने कर सकती, तो देख ही सकता हूं कि अगले 10 साल तक मुझे कोई बहुत अच्छा उज्जवल भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल। हालांकि हार की बात हो रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो हार हुई है, 27 सीटों पर कांग्रेस हारी है और 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई हैं। इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं, आरोप प्रत्यारोप है, कहीं कोई प्रशासन पर आरोप लगा रहा है, कोई ईवीएम पर ठीक रहा, लेकिन इन सब के बावजूद जनता के आशीर्वाद और जनादेश की भी बात होनी चाहिए कि जनता ने यदि आदेश दिया है तो उसके पीछे भी कुछ कारण रहे हो सकते हैं। ये समीक्षा की आवश्यकता है। हालांकि बिंदु और हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर समय हमें अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। सचिन के वर्मा जी, प्रदीप सिंह दीपू जी और विलक्षण सक्सेना जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात हो रही है हार की, हताशा की, लेकिन जिस तरह से बात सामने आ रही है, एक तरफ जहां जीतू पटवारी के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वो प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, हार के लिए ईवीएम और संगठन जिम्मेदार है, कमजोर संगठन, राधेश्याम मोबाइल का कहना है। दूसरी तरफ यहां पंकज अहिरवार का कहना है कि लाडली बहना और मुफ्त अनाज योजना का असर दिखा है, मैं ईवीएम की वजह से हारा हूं, प्रशासन की गड़बड़ी हुई है। दूसरी तरफ फुंदेलाल सिंह मार्को ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रशासन का दुरुपयोग किया है। वहीं तीसरी तरफ सत्यपाल सिंह जो हैं वो कह रहे हैं कि मैं प्रशासनिक मशीनरी की वजह से हारा हूं। तो ये तमाम तरह की बातें हैं, क्योंकि यादवेंद्र सिंह यादव का भी कहना है कि लाडली बहना का जो असर दिखा है,
यादवन सिंह ने एक बात और कही कि भारतीय जनता पार्टी ने फर्जी मतदान किया है। अब वो फर्जी मतदान की भी यहाँ बात सामने आ रही है। राम मंदिर का असर की बात कही जा रही है कि तरवर सिंह लोधी ने कहा कि राम मंदिर का असर दिखाई दिया इसलिए मैं हार गया हूँ। हर प्रत्याशी अपने अपने कारण बता रहा है। कुछ का कारण है कि संगठन की वजह से हारे, लेकिन यदि ये सच है कि संगठन कमजोर है तो संगठन को मजबूती की दिशा में काम करना चाहिए, और क्या काम करना चाहिए ये संगठन को ही तय करना है। दिलचस्प बात यह है कि अब जब ईवीएम के सर पर पूरी तरह से ठीकरा नहीं फोड़ सकते, लेकिन दबी जबान में अभी भी ईवीएम की बात कही जा रही है। ये कितनी सच है ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहें देश न्यूज के साथ। नमस्कार।